ट्रंप ने आज दो बहुत बड़े फैसले लिए हैं जिसके नाते भारतीय बाजारों में आपने एक बड़ा क्रैश देखा है। सारे इंडेक्स, सारे लेवल्स तोड़ करके नीचे गिरते दिखाई पड़े हैं। काफी चीजें ऐसी हुई हैं जो पिछले 3-4 महीनों में भी देखने को नहीं मिली थी। हम उन सारी चीजों की बात करेंगे कि ट्रंप ने ऐसे क्या फैसले लिए हैं, उसके क्या आउटकम हो सकते हैं, क्या ये जो क्रैश है ये आगे और चल सकता है, टेक्निकल्स लेवल किस तरह से बन रहे हैं, चार्ट के ऊपर भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यानी हर एक पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का यूज प्योर और प्योर एजुकेशनल पर्पज में करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर बात करिए आज की क्रैश की, तो आज क्रैश जो हुआ है वो हैवी क्रैश है। कहीं भी कोई भी इंडेक्स आपका नहीं बचा है जो गिरावट नहीं दिखाई है। लेकिन अगर आप खबर की बात करिए तो ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने 500% टैक्स लगाने की बात जो है, और ये बात नहीं है, ये एक एक्ट है जिसको अब ट्रंप ने स्वीकृति दे दी है, जो अब जो है सीनेट में जा रहा है। यानी अगर ये एक्ट पास होता है तो ऐसे देश जो रूस के साथ संबंध रखते हैं तेल का, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, वो सभी देश जो तेल खरीदते हैं रूस का, उनके ऊपर एक आप जो है टैरिफ जो है 500% तक लगाया जा सकता है। अभी भी भारत चूंकि रूस से तेल खरीदता है तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हमारे ऊपर ऑलरेडी है, 50% टैरिफ हम पे है, लेकिन ये बढ़ाया जा सकता है 500% में। यानी ये बहुत बड़ा नंबर है। जाहिर सी बात है ये ऐसा मुद्दा है जिसमें वकील और जज दोनों डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं, वो खुद फैसला लेते हैं कि कौन किसके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा। हाँ, उसके वैधानिक तरीके खोजे जा रहे हैं और इसीलिए मार्केट जो है डर रही है। पिछले 2-3 दिनों की अगर आप बात करिए, जिस तरह से रिलायंस में क्रैश था, मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में ये बात आपके सामने रखी थी कि ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। लगातार वो ये बात कह रहे थे कि मैं टैरिफ और लगा सकता हूं, मोदी जी मुझे खुश करना चाहते हैं। लेकिन वो उन पहलुओं को देख करके ये लग नहीं रहा था कि इस तरह की बातें अच्छी हैं। लेकिन फिलहाल अब ये जो टैरिफ की बात बढ़ी है 500% तक जा सकती है, अपने आप में ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर ये इसी के आड़ में आपके ऊपर टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं, और ये जो डर है इसने मार्केट को क्रैश कराया है। यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक फैसला नहीं है, फैसला नंबर 2 भी है। और वो क्या है, तो फैसला नंबर 2 ये है कि ट्रंप ने ये किया है कि जो भी बहुत सारी संस्थाओं को आज उन्होंने बाहर कर दिया है, जिसके ऊपर अब वो फंडिंग जिनको नहीं करेंगे, यानी उनको वो पैसे नहीं देंगे। उसमें भारत की भी बहुत सारी संस्थाएं देखने को मिल रही हैं। तो ये 2 बड़े फैसले हैं जिसके नाते मार्केट में गिरावट हुई है। भारत यद्यपि रूस से तेल खरीदता है, लेकिन कितना तेल खरीदता है, तो अभी अपनी जरूरतों का लगभग 40% तेल जो है भारत रूस से खरीद रहा है। रसिया से 87.5 मिलियन जो है बैरल हम तेल खरीदते हैं। वहीं पर इराक से हम 50.1 मिलियन बैरल तेल खरीदते हैं। यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से तनातनी बन रही है इराक को लेकर के, ईरान को लेकर के, उन सारी जगहों पर प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है मिडिल ईस्ट की। तो ऐसे में अगर हम जो है, जाहिर सी बात है, अगर रूस के तेल को जो खरीद रहे हैं, नवंबर में भी हमने खरीदा है, मैंने वीडियो किया था, आपको डेटा बताया था कि हमने तेल कम नहीं किया है फिलहाल भी, तो वो उसका इंपैक्ट ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में टैक्स लगे। अगर टैक्स बढ़ता है तो रूस से भारत को तेल खरीद करनी कम पड़ेगी। रिलायंस, आप जो ओएनजीसी, इवन आप ऑयल इंडिया, इनमें जो बड़ी गिरावट हुई है उसके पीछे यही कारण है। लेकिन अगर हम ये जो 87 मिलियन टन खरीद रहे हैं रूस से, अगर ये हम बाईपास करें या कहीं और खोजें तो कौन है? वेनेजुला के ऊपर ऑलरेडी जो है प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, तो वो नहीं रह गया। अमेरिका से हम बहुत तेल नहीं खरीदते, अभी भी तकरीबन 8 मिलियन टन ही जो है, मिलियन बैरल जो है हम अमेरिका से खरीदते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया अमेरिका से, यानी जिसमें मोटा मोटी अमेरिका के कई सारे देश, इवन कनाडा टाइप के देश इसमें सम्मिलित होते हैं, यहां से करीब करीब 9 मिलियन बैरल तेल हम खरीदते हैं। यूएई से 21.7 मिलियन बैरल तेल हम खरीदते हैं। ये जो है ये हमारा टोटल खरीद है, मोटा मोटी परसेंटेज टर्म में भी आप इसको उसी तरह से देख सकते हैं। बाकी जो है सऊदी अरेबिया से आप 31 मिलियन टन के आसपास खरीदते हैं। वेस्ट अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से भी आप तेल खरीदते हैं। छोटा छोटा और भी कनाडा और बाकी जगहों से भी आप तेल खरीदते हैं। तो हमारे पास उसको, यानी उस जगह को भरने के लिए बहुत कठिनाई दिखाई पड़ती है, बहुत कठिन है कि उस जगह को हम भर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बहुत बड़ा टैक्स हमारे ऊपर लगाया जाता है या उसको लगाने की बात की जाती है, उसका दबाव जो है भारतीय सरकार के ऊपर दिखेगा, इकोनॉमी के ऊपर दिखेगा, और इसीलिए बाजार इस सारे पहलू के नाते
थोड़ा डरता हुआ नजर आया है और उसके नाते ही आपने इतनी बड़ी जो है गिरावट आज भारतीय बाजारों में देखी है। इस गिरावट में अगर आप बात करें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां मार्केट ने जरा सा भी रुकने की कोशिश करी है। कोई भी इंडेक्स नहीं है जो सपोर्ट में रहा, सभी जगहों पे गिरावट हुई है। चाहे वो उसमें एफएमसीजी हो, चाहे उसमें आईटी हो, फार्मा हो, जो आपके इंजीनियरिंग कंपनियां हैं, बीएचईएल टाइप की कंपनियां, इनमें बड़ी गिरावट हुई है। उसके दूसरे कारण भी हैं, लेकिन बहुत सारे पहलू जुड़ते चले जा रहे हैं इस बाजार की गिरावट को लेकर के। यहाँ पर दूसरा जो फैसला लिया है आज ट्रंप ने, वो भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये फैसला लिया है कि 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि जिनको उन्होंने एंटी अमेरिकन या पैसे की बर्बादी का नाम दिया है, और उसमें से बोला है कि अब अमेरिका इनको फंडिंग नहीं करेगा, अमेरिका बेसिकली उनसे बाहर हो रहा है। इसमें कई सारी एजेंसीज के नाम हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज के नाम है। मैं एक इंडियन एजेंसी का नाम लूंगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस करके। अभी 1.5 साल पहले ये बना था, भारत में ही बना था, जहां पर जब G20 के समय में, और यहाँ पर दुनिया भर के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए थे उसमें, और ये अलायंस बनाया गया था। इसको भी उसमें सम्मिलित किया गया है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी भी इसमें सम्मिलित है। ये एजेंसी अपने आप में बहुत बड़ी एजेंसी है, जो कि पूरे दुनिया में रिन्यूएबल को लेकर के काम करती है। इसी तरह से इसमें बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, इनका फर्क समझिएगा, सॉरी एजेंसीज हैं, इनका फर्क समझिएगा। अब जब आप रिन्यूएबल से जुड़ी बड़ी एजेंसी से अपना फंडिंग खींच लेते हैं, अब जैसे अगर आप बात करिए रिन्यूएबल एनर्जी जो एजेंसी है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी जो है, इससे जब आप फंडिंग खींच लेते हैं तो करीब करीब 40 मिलियन डॉलर का जो है साल का इसने जो है टेंडर निकाले थे पिछले साल, जो जिसमें से 20 मिलियन डॉलर के आसपास जो है बाकी देश ने मिलकर दिया था, जो उसके बाकी सदस्य देश हैं। लगभग 20 मिलियन डॉलर के आसपास, प्लस थोड़ा जो है लैटिन अमेरिकी देशों ने दिया था, थोड़ा सा उसमें यूरोप का आया था, लेकिन एक बड़ा पोर्शन अमेरिका से भी आया था। तो जब अब बड़े देश उससे निकल जाएंगे तो जो पैसा है वो कम पड़ेगा। ऐसे में अब ये कंपनी क्या कर, ये एजेंसी क्या करती है, दुनिया भर में जो है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है, बहुत सारा सब्सिडी देती है, फंडिंग देती है। इससे दुनिया भर में जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियां हैं उनको बेनिफिट होता है, वो सस्ते में माल बेच पाती हैं, इन्वायरमेंट को बेनिफिट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इस तरह से 66 बड़ी एजेंसी से आप निकल जाएंगे तो कोई भी एजेंसी ऐसा तो है नहीं कि खुद ही काम करती है, पैसे को वो खर्च करती है, और जब वो खर्च करेगी तो दुनिया भर की इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, दुनिया भर की इकोनॉमी या दुनिया भर के कंपनीज में धंधा होगा। जब वो बिजनेस होगा तो कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा, प्रोडक्ट बिकेगा, सीधी सी बात है, डिमांड क्रिएट होती है। अब अगर एक बड़ा संस्थाएं अपनी डिमांड ही क्रिएट नहीं कर पाएंगी लैक ऑफ पैसे के चक्कर में, तो जाहिर सी बात है उसका असर दुनिया भर के बाजारों पर, दुनिया भर की कंपनियों पर देखने को मिलेगा। और ये भी आज ही लिया गया फैसला है, और ये काफी बड़ा फैसला है अलग अलग जगहों पर। तो भारत के संदर्भ में बात करिए तो 2 बड़े फैसले हुए हैं। एक ऑयल वाले को लेकर के कि अब बहुत बड़ा कुशन खुला और हो जाएगा कि आप कितना टैक्स लगा दोगे मालूम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये पूरा प्रक्रम है, इसमें वकील और जज दोनों ही ट्रंप रहते हैं। वो खुद ही कहते हैं कि मैं टैक्स लगा दूंगा, फिर वो खुद ही नियम बनाते हैं और वो फिर खुद ही टैक्स भी लगा देते हैं, और उसका जो असर होगा वो दुनिया भर झेलती है। लेकिन मुद्दा ये भी है कि इस पूरे प्रकरण में चाइना या अमेरिका जो है रूस के ऊपर बात नहीं की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में भारत ही दोषी बनता चला जा रहा है, जो कि अपने आप में गलत भी है, क्योंकि अगर रूस के तेल के खरीद से प्रॉब्लम है तो रूस पे आप लगाइए पहले 500%, वो तो आप कर नहीं रहे हैं। दूसरे को धमकी देने वाली बात जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली यही हो रहा है कि जिसको आप दबा पा रहे हैं, दबा सकते हैं, दबा रहे हैं। चाइना को आप दबा नहीं सकते हैं तो दबा नहीं रहे हैं, रूस आपकी सुनेगा नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेटली जो दब सकता है या जिसके ऊपर प्रेशर गेम बनाया जा सकता है वो भारत है, और इसीलिए भारत इस पूरे प्रेशर गेम में अब थोड़ा सा दबता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन भारत ने अभी तक तेल खरीद नहीं कम की है, तो भारत अपनी सोवरेनिटी से कोई समझौता नहीं कर रहा है, लगातार वो उन चीजों पर काम कर रहा है जो उसके लिए बेहतर है। लेकिन मुद्दा ये भी है कि एक लिमिट के बाद बाजारें इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगी, और कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो प्रेशर में जाएगा। और इसीलिए आपने आज जो भारतीय बाजारों में प्रेशर देखा है उसका मेन कारण यही है। कोई भी इंडेक्स, कोई भी सेक्टर, कोई भी जगह पर आपने कुछ भी देखा नहीं है कि जहां पर आप ये कह सकें कि आज थोड़ी सी सहूलियत है। चाहे आप एडवांस डिक्लाइन देखिए, चाहे आप मार्केट में कुछ भी देखिए, हर एक जगह पर, हर एक पहलू में जो आपको गिरावट दिख रही है वो बहुत ज़्यादा है। और इस तरह की फॉल से जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है वो टूटता है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करिए, 1:10 के रेशियो से भी ज़्यादा खराब रिजल्ट आया है। मतलब
एक के सापेक्ष 10 से ज्यादा शेयरों में गिरावट हुई है। मेटल इंडेक्स 3-3.5% टूट गया है। एनर्जी इंडेक्स आपका 2.5-3% टूटा है। मिड कैप सेलेक्ट 2% टूटा है। और अगर आप टूटने की बात करिए तो हर चीज हर जगह सिर्फ आज टूट ही रहा था। आज कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपका संभला है। हर एक जगह बड़ी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी सब में आपने एक बड़ी गिरावट देखी है और ये चीज बाजारों को लेकर के डर पैदा करती है। सभी के मन में ये डर रहेगा। अब अगर हम चार्ट की बात करें तो मार्केट ने यानी निफ्टी के चार्ट में पिछले 3 महीनों में कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मार्केट जो है अपने 50 डीएमए के नीचे जाए। मैं जनरली डीएमए ईएमए की बात नहीं करता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको महत्व देते हैं। तो महत्व देने वाले लोग अगर देते हैं तो ये बात जरूर समझिए कि लगातार हमने करीब सितंबर में जो है अक्टूबर में हम इसके ऊपर आए थे और उसके बाद से हमने पिछले 3-4 महीनों में इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था। लेवल महत्वपूर्ण नहीं है, डीएमए तो 50 डीएमए हमने ब्रेक नहीं किया था ऑन द डेली बेसिस। अब चूंकि इसको हमने ब्रेक किया है तो मार्केट का जो निचला, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, जो नीचे की साइड में रेड लाइन है जहां पर 3-4 एरो मैंने बार बार बनाए हुए हैं, तो ये वो पॉइंट है जहां पे आप देखो नवंबर के आसपास आपने वहीं पे टच किया था। जो गिरावट हुई थी नवंबर में 50 डीएमए, वहीं से आपने उछाल कर लिया। देन अगेन आपने दिसंबर में भी 2 बार इस लेवल को टच किया था, लेकिन अब जनवरी में आप फाइनली उसके नीचे आज चले गए हो। अब इसके बाद जो लेवल है 25,870 के इर्द गिर्द में आप क्लोज मार पाए हो। अब यहां से जो मार्केट का निचला स्तर है, जो रास्ते खुलते हैं, वो 25,600 650 वाले रास्ते खुल रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर कहीं वीकेंड में ईरान में कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर मामला और बिगड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हमारा जो डर है वो और बढ़ेगा और भी प्रॉब्लम बढ़ेगी और दुनिया भर की बाजारों में प्रॉब्लम बढ़ेगी। उसके लिए सिर्फ इंडिया नहीं होगा कि जहां प्रॉब्लम बढ़ेगी, उसके बाद दुनिया भर के ज्यादातर देशों में प्रॉब्लम दिखेगी। और डाउ में अगर क्रैश शुरू होता है या गिरावट शुरू होती है तो भारतीय बाजार भी 200-400 पॉइंट और गिर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। कल के ही वीडियो में मैंने आपको ये बात कही थी कि जिस तरह की स्थिति बन रही है, जिस तरह के डेटा बन रहे हैं, ये निगेटिव बनते चले जा रहे हैं। 2 दिन पहले ईरान वाले वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि मामला काफी गड़बड़ होता दिखाई पड़ रहा है और जनवरी में 8-9 तारीख के बाद जनरली मार्केट अच्छा नहीं चलती हैं। यद्यपि और पहले जब बजट हमारा आता ही नहीं था, फरवरी में, मार्च में आया करता था, तो उस पीरियड में तो और भी ज्यादा बुरी स्थिति रहती थी जनवरी की। तो जनवरी अपना असर दिखाने लग रही है और सेकंड हाफ यानी 8-9 तारीख के बाद जनवरी बुरी हो जाती है मार्केट को लेकर, और वो अब दिखने लगा है कि बाजारों में गिरावट होने लग गई है। नीचे की लेवल की बात करिए तो 25,500 से लेके 600 की जो रेंज रही है, जहां पर हमने बहुत बार सपोर्ट बनाए थे, अब वो पॉइंट हमारे इंडेक्स लेवल पर, निफ्टी के लेवल पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। संभावनाएं उसकी बन रही हैं क्योंकि हमने फॉल दिया है। अच्छा, ये बात कई बार मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में कही है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियोस को पूरा देखिए, प्लीज देखिए, क्योंकि अगर आप कंटेंट अच्छा देखना चाहते हैं, 10,000 कंटेंट आप खराब देख लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली 1-2 वीडियो जो देखते हैं कम से कम बाजार से जुड़ा, जो कि आपके पैसे से जुड़ा है, वो सही देखिए। ऐसा देखिए जहां पर पूरी तरह से एनालिसिस की जा रही है, जो मैं करने की कोशिश करता हूं। मार्केट में जियोपॉलिटिक्स को समझ करके, सही से चीजों को एनालाइज करके, चार्ट को सही से उसके साथ जोड़ करके, डेटा को उसके साथ कंपाइल करके आप जो है कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, वो कॉम्बिनेशन मार्केट में काम करके दिखाता है। मैं जिस तरह से आपको बातें करता हूं वो आपको बहुत बार होती हुई दिखती हैं और उसका कारण भी यही है। मैं कोई सीधी सी बात है, जो चीजें सामने दिख रही हैं उनके हिसाब से हम उसको जो है कैलकुलेट करके आपके सामने रख देते हैं। अल्टीमेटली मार्केट में जो सपोर्ट बनते हैं वो 25,600 से 25,500 की रेंज बनती है। मार्केट उधर जा सकती है, पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ऊपर के जो घर हैं वो पूरी तरह से अब क्लोज दिखते हैं मार्केट में। अब ये कहना कि 27,000 27,500 वो वाली बात नहीं रही है, और इसीलिए जो दूर के महीने हैं, जैसे मार्च के महीने, जुलाई के महीने, जून के महीने, जो दूर के ऑप्शन है वहां पर हैवी राइटिंग हो रही है 27,000 और उसके ऊपर के ऑप्शन में, जिसके नाते मार्केट जब भी ऊपर जाएगी तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा ऊपर की साइड में। इवन फरवरी के महीने में 26,500 के स्ट्राइक्स पर कॉल में इतनी हैवी सेलिंग की जा चुकी है कि वो लेवल्स अब फरवरी में निकालना कठिन हो चुका है। तो ऊपर के जितने समय आप गुजारेंगे नीचे बाजारों में, जितना आप नीचे समय गुजारेंगे, उतना ही ऊपर की स्ट्राइक्स में कॉल सेलिंग की जा रही है। जितनी ज्यादा ऊपर की कॉल सेलिंग की जाएगी, उतनी ही मार्केट में जब भी आप उछाल लेंगे तो हैवी प्रेशर बनेगा। और गिरावट में तो जाहिर सी बात है कोई टेंशन ही नहीं है, लोग उसको और नीचे लेते चले आएंगे। तो बाजार फिलहाल उछालों में बहुत प्रॉब्लम में जाती है, दिखती है। उछाल आने की संभावनाएं कम बनती हैं। नीचे सपोर्ट 25,600 के इर्द गिर्द में बनेगा,
1 से 2 दिनों के अंदर, लेकिन फिर से वीकेंड का दिन कल के बाद शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी रखिएगा, वीकेंड में कुछ बुरी खबरें आ सकती हैं, उसके हिसाब से अपनी पोजीशन जरूर रखें, क्योंकि पोजीशन जो है दुनिया भर की मार्केट में खराब दिख रही हैं। जब डिस्प्यूट होगा, जब आप ईरान पे लड़ाई करोगे, भारत पे टैक्स लगाओगे, दुनिया भर की बढ़िया बढ़िया जो एजेंसीज हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल भी काम करती हैं, आप उनमें से पैसा निकाल लोगे, जब आप नाटो के साथ झगड़ा करने लगोगे, जब आप ग्रीनलैंड पे कब्जा करोगे, वेनेजुएला में आप जो कर रहे हैं वो सब हो ही रहा है। दुनिया भर में एक अलग प्रकार का क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया है। दुनिया भर में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट दिखती हैं इस समय, तो स्टॉक मार्केट इन पर कभी भी पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर सकता। इन पे स्टॉक मार्केट या तो फ्लैट रहेगा या तो गिर जाएगा, क्योंकि डर लगेगी, या तो आदमी को, निवेशक को पहले पैसा निकालने की जल्दी रहेगी, या तो फिर वो कंसोलिडेट करेगा, चलो ठीक है हेजिंग करके बैठ जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस समय आप चार्टिंग करें, हेजिंग करें पोजीशंस की। अगर आप हेज नहीं करते, अगर आप ऑप्शंस नहीं समझते, तो समझिए, बेचिए, क्योंकि उन्हीं से आपके पैसे बचेंगे, बनेंगे। हर एक चीज जरूरी है बाजार में। वो सारे निवेशक जो सिर्फ 2-4 शेयर खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि मैं बाजार में काम कर रहा हूं, आप बाजार में काम नहीं कर रहे हैं। बहुत अधूरी जानकारी है, उसको पूरा करने का वक्त है। ऐसे समय में सालों साल गुजर सकता है कि जब बाजार आपको बड़े रिटर्न्स ना बना के दे। कुछ एक कंपनियां, पहले भी आपको पता है कि 100-125 ही कंपनियां थी, मैं ये बार बार रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहा था। म्यूचुअल फंड का साथ में जिस तरह से प्रमोटर सेलिंग है कि भाई जो है बहुत कम जगहों पे बाइंग है, 50, 100, 150 शेयर। म्यूचुअल फंड ने कुल 25-30 शेयरों में ही अपनी बाइंग सेंट्रिक कर दी थी। टोटल जो ब्रेकआउट्स हुए हैं वो कुल मिला के 150 शेयरों में ही हुए, जो अपने टॉप से 15% की रेंज में रहे हो गिरावट। उससे ज्यादा 90% स्टॉक तो जो है 10% से ज्यादा गिरे थे, और 80% स्टॉक जो है 20% से ज्यादा नीचे ऑलरेडी थे। तो बहुत कम जगहों पे बाइंग हो रही थी। ऐसे विभिन्न डेटा मैं आपके सामने रखता हूं ताकि परिदृश्य आपके एकदम क्लियर हो। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, डेटा को समझिए, चार्ट को समझिए, हर एक पहलू को समझिए, ऑप्शंस को समझिए। अब जैसे मैंने कहा, ये बहुत सारे ऑप्शंस बेचे जा चुके हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मार्केट ऊपर बहुत ज्यादा फंसेगी, और बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, जिनके बड़े पोर्टफोलियोज हैं या छोटे पोर्टफोलियोज हैं, उनको हेज करने के लिए कॉल ऊपर बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि मार्केट कंडीशन खराब दिखाई पड़ रही है। तो कॉल सेलिंग सबसे बढ़िया जो है पोजीशन बन जाती है। तो वो हो रही है इस समय बाजारों में, और ये अपने आप में बाजारों में और दबाव बनाएगी। और जिस तरह की अनसर्टेनिटी ट्रंप ने पैदा करी हुई है, इसका असर अभी भी भारतीय बाजारों पर और दुनिया भर की बाजारों में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप ये जरूर है कि वीकेंड है तो आप संभल के रहिए, पोजीशंस ऐसी बनाइए ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो गिरावट में। अगर आप निवेशक हैं तो बहुत डरने का जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि आपको सही शेयर लेने पड़ेंगे, और साथ में आपको हेजिंग भी करनी पड़ेगी, और जिसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी आपको लेना पड़ेगा। जो लोग ये सोचते हैं मैं म्यूचुअल फंड ले लूंगा, कमा लूंगा, नहीं होगा। पिछले साल भर देख लीजिए, नहीं हुआ है। 80% म्यूचुअल फंड्स जो है हमेशा इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करते हैं। तो अगर इंडेक्स नहीं चलेगा तो म्यूचुअल फंड भी नहीं चलेगा। तो आपको अपना खुद ही गाड़ी चलाना पड़ेगा। कोई भी ड्राइवर आपकी गाड़ी को अब जो है कहीं पर लेके जाने को तैयार नहीं है। सारे ड्राइवर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। आपका काम है अपनी गाड़ी को सही से आगे की तरफ ले जाइए। अगर आपको अपने सही जगह पर पहुंचने की इच्छा है तो आपकी जिम्मेदारी अब आप ही की रहेगी। और ये बात आपको हमेशा समझना चाहिए मार्केट में कि यहाँ पर आप ही हैं जो आप अपना काम करेंगे। बाकी तो ऐड सुन सुन के म्यूचुअल फंड कर लेने से पैसा नहीं बनता है। ये दुनिया भर के डेटा ऑलरेडी बता चुके हैं। खैर, वो मुद्दा कभी और डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतने पे ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर लोगों तक भेजिए, क्योंकि वीडियोस पे व्यूज कम आते हैं। कंटेंट थोड़ा मेरा जिस तरह का रहता है उस कंटेंट पर इस तरह की व्यूज बेहद कम लगते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप जरूर मेरा सपोर्ट करेंगे, जो है वीडियोस को सर्कुलेट करने में मदद करेंगे। कमेंट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह की वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे। मैं उस टाइप की वीडियोस आपको लेके आता रहूंगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।